अस्सलाम वालेकुम। तो डॉक्टर फाइनेंस के क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर आपको खुशामदीद। तो मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप का जो मेरा चैनल है उस पे मैंने कहा था कि जो है आपके सवालात वगैरह वो काइंडली आप मुझे भेज दें, तो मैं आपको एक वीडियो के फॉर्म में इसका जवाब दे दूँगा, ठीक है? तो आपके काफ़ी सारे सवालात मुझ जो है वो जमा हो चुके हैं। पिछले हफ्ते के भी थे। मैं अपनी कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं आंसर्स नहीं कर पा रहा था, तो मैंने आपसे कहा था जैसे ही मैं ट्यूसडे को फ्री होऊँगा तो होपफुली नेक्स्ट डे तक मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूँगा, और मज़ीद भी अगर किसी ने ऐड करने तो बता दें। वो सारे सवाल जो हैं वो कंपाइल करके आपको वीडियो के फॉर्म में जो है वो मिल जाएँगे। तो बहुत से लोगों के जो सवालात हैं वो इसी वीडियो के अंदर आंसर किए हुए हैं, ठीक है? तो होपफुली जो थोड़ा बहुत नॉलेज मेरे पास है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो और आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी के अंदर जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो। चलें भाई, इस हफ्ते के सवालात से स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है आमना शफ़ीक का, जो कह रही हैं कि जो कंडीशन चल रही हैं पीएसएक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। देखें, कंडीशन से मुराद इनकी ये है बेसिकली। देखें, स्टॉक मार्केट इज़ अ बिडिंग प्लेस। मैं हमेशा ये बात समझाता हूँ, बिडिंग प्लेस का मतलब है वहाँ नीलामी होती है, और जहाँ ज़्यादा लोग होंगे नीलामी की प्राइस ऊपर चली जाती है, जब कम लोग होंगे तो नीलामी नीचे प्राइस आ जाती है। यही चीज़ होता है शेयर्स की प्राइसेस में भी, ठीक है? क्योंकि आप इसमें बिड करते हो, आप बोलियां लगाते हो, ठीक है ना? अब कहानी क्या है कि जब मुल्क में माहौल अच्छा नहीं होता या आसपास का माहौल अच्छा नहीं होता, यानी कि जियो पॉलिटिकल टेंशंस, इसमें कंपनी का कोई कसूर नहीं है, लेकिन यह है कि लोगों को इनसिक्योरिटी है कि दुनिया में क्या हो रहा है। जो है वो ट्रंप साहब ने ईरान पे मामला ख़राब किए हुए हैं, ठीक है? हमारी अफ़गानिस्तान के साथ मामला चल रहे हैं। तो होता क्या है कि ये जियो पॉलिटिकल टेंशंस होती हैं, ये एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स कहलाते हैं, यानी कंपनी का कोई कसूर नहीं है, शेयर का कोई कसूर नहीं है, लेकिन माहौल ख़राब है। जब माहौल ख़राब होता है तो होता क्या है कि ज़्यादातर लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट से आउट करते हैं, यानी कि बाहर चले जाते हैं। जब नीलामी के लोग कम हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली शेयर की प्राइसेस कम होना शुरू हो जाती हैं। ये एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल टाइम समझा। अब सवाल जो है इनका वो ये है कि ये जो सर जो कंडीशंस चल रही हैं पीएसएक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखें, मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि अगर आप बीज लगाते हैं ना तो उसको दरख्त बनने में टाइम लगता है। अब अगर आप कारोबार करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आपने एक शेयर उठाया 50 का, आपने 100 पे बेच दिया, तो ये कारोबार है, ये ट्रेडिंग है। इसमें आप चाहे एक दिन में बेच दें, चाहे 6 महीने में बेच दें या साल में बेच दें, ये इन्वेस्टिंग नहीं है। ये याद रखिएगा ये बात। इन्वेस्टिंग का मकसद होता है पैसे से काम करवाना, और आज के अपने पैसे किसी जगह पे लगा देना कि कल के उमेर को फ़ायदा हो, ठीक है? आज के उमेर ने ये मेहनत की कि कल का उमेर इसका फल खाएगा, ठीक है? और समझाने का मेरा मकसद भी यही है, ठीक है ना? जो तनख्वाहदार आदमी होता है, जिसके पास इतना कैपिटल नहीं होता, कैपिटल वैसे पैसे को कहते हैं, या जिसके पास इतना पैसा नहीं होता, तो वो आज के लिए आज उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बिज़नेस खड़ा करे कि कल को वो बिज़नेस उसे कमा के दे। स्टॉक मार्केट आपको इनेबल कर देती है कि आप किसी और की हुई मेहनत में उसके शराकतदार बन जाओ। कंपनी खरीद लो तो वो कंपनी ग्रो करेगी ओवरऑल में, तो आपको प्रॉफिट देगी। ये होता है कॉन्सेप्ट, ये होता है इन्वेस्टिंग का। और इन्वेस्टिंग को या बीज को पौधा बनने में, पौधे से कंटिन्यूस फल तोड़ने में आपको जो है कम से कम 5 से 10 साल चाहिए होते हैं, ठीक है? और स्टॉक मार्केट हिस्टोरिकली आप देखें आज तक की जितनी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट उठा लें, यूएस की स्टॉक मार्केट उठा लें, आप देखेंगे ओवरऑल में आपको स्टॉक मार्केट ने बाकी एसेट से ज़्यादा मोस्टली कमा के दिया होगा, ठीक है? तो इसलिए कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कभी लॉस नहीं होता। अब बात की जाए कि अभी जो हालात चल रहे हैं उसके इससे क्या ताल्लुक है। जब आपको पता है कि मुझे मुनाफा आज नहीं चाहिए, ये मैंने कल के उमेर के लिए रखा है जो 10 साल बाद उसका फल तोड़ेगा या मेरे बच्चे तोड़ेंगे, कि किसी ने मेहनत की होगी तो वो कंपाउंड किया होगा। अब इसकी एग्जांपल में मल्टीपल टाइम आपको मिलर ट्रैक्टर के देता हूँ। 2 लाख डाले हुए 2 करोड़ हो जाते आज। यही बात है कि आपने बीज लगाना है और ऐसी ज़रख़ेज़ ज़मीन में लगाना है कि जो दरख्त बने। अब उसके लिए क्या किया जाता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो और ऐसी कंपनीज़ में करते हो जो आपको पता है कि 10 से 20 साल बाद ये इंडस्ट्री खड़ी होगी, सही है? अब आप अगर चले जाओ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की कंपनी में, आपको पता है कि सॉफ्टवेयर का आज से 10-12 साल पहले तक इतना ख़ास नाम भी नहीं था, और जैसे एआई आता जा रहा है सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री है वो डिक्लाइन हो रही है। तो ऐसी में तो नहीं आप बीज लगाओगे ना, आपको लॉन्ग टर्म चाहिए, ऐसी कंपनी चाहिए जो आपको पता है बाद में खड़ी हो। पहला तो ये। दूसरा, जब मुझे पता है कि आज मैंने 50 का स्टॉक लिया, कल वो 100 का हो गया, मैंने बेचना ही नहीं है, मैंने तो बेचना ही 10 साल बाद है,
तो मुझे इससे फ़र्क पड़ता नहीं, ठीक है। हाँ, जब स्टॉक मार्केट नीचे आई हुई होती है ना, अब क्योंकि मेरे मिसाल के तौर पे मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक साथ बहुत बड़ी अमाउंट डालूँ, तो मैं क्या होगा, सैलरी से जो आएंगे, जो पर मंथ में बचाता हूँ, वो थोड़े थोड़े करके डालूंगा। तो जितना अरसा स्टॉक मार्केट नीचे रहेगी, उसमें फ़ायदा किसका है? मेरा ही है ना, ठीक है। मेरा, और मतलब मेरा ही है ना कि मुझे चीज़ डिस्काउंट में मिल रही है, क्योंकि मैंने तो बेचनी ही 10 साल बाद है। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अगर आप शॉर्ट टर्म में खेलना चाहते हो तो आप ट्रेड कर रहे हो, यहाँ से माल उठाया वहाँ बेच दिया, दैट्स इट, सही है। आई होप कि आपका आंसर मिल गया हो कि स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर जाती है, फंडामेंटली साउंड कंपनीज उठानी है, और जितना टाइम मार्केट नीचे है, ये आपके लिए फ़ायदा है कि आपको चीज़ डिस्काउंट पे मिल रही है, ठीक है। आपने 1 साल 2 साल के लिए कहानी करनी ही नहीं है। ट्रेडिंग करनी है तो बेतहाशा चीज़ें हैं, क्रिप्टो ले लें, ठीक है, आप गोल्ड ले लें, ट्रेड करना है तो सही है ना। मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ वो इन्वेस्टिंग का है, ताकि आपको जो है वो बुढ़ापे के अंदर दुआएं दे रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, वो अमूमन आप सुनते होंगे ना कि दादा ने ज़मीन बेच दी हाईवे वाली, आज वो इतने की है, आज वो इतने की है। तो पॉइंट इज़, मैं चाहता हूँ कि आप वो हाईवे वाली ज़मीन खरीद लो, सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम बॉस, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। अगर कोई न्यू बंदा है और उसे किसी भी चीज़ का पता ना हो, तो आपके टिकटॉक अकाउंट से वहीं आया हूँ, तो आपका क्या सजेस्ट है, क्या करना चाहिए? ओके, राना वकास साहब, बहुत ही सिंपल है। मतलब आपको, मुझे आइडिया हो रहा है कि आपने बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं देखा। देखो, पहले ये चीज़ समझना कि गरीब आदमी और मिडिल क्लास आदमी जो होता है ना, वो अपना वक़्त बेचता है, ठीक है। वक़्त बेच के पैसा लेता है, सिंपल सा दुनिया में फार्मूला है। अमीर आदमी पैसा लगा के पैसा लेता है, सही है। गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी का क्या होता है कि अपने वक़्त की कीमत बढ़ाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप मज़दूर को ले लो, तो आप मेरे ख्याल से 1,000-2,000 रुपये में उसको हायर कर लोगे पूरे दिन के लिए। यही आपको एक ग्रेजुएट चाहिए, क्योंकि वो उसने 10-12 साल ज़िंदगी के लगाए हैं, उसका जो कैलिबर है वो एक मज़दूर से थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो उसका वक़्त कीमती हो जाएगा। घूम फिर के आपको जो सैलरी में इंक्रीज़, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये टेक्निकली इट्स जस्ट कि आप अपना वक़्त बेच रहे हो, बस आप अपने वक़्त की कीमत बढ़ा देते हो, सही है। स्टॉक मार्केट क्या इनेबल कर देती है आपको, कि मैं आपको एक चीज़ मल्टीपल समझाता हूँ कि इन्वेस्टिंग के 4 लेवल्स होते हैं, ठीक है। मैं टिकटॉक पे जाइएगा, इन्वेस्टिंग की जो है ना प्लेलिस्ट, उसके अंदर आपको मिलेगी लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो लाजमी देख लीजिएगा। पहला लेवल ऑफ अर्निंग क्या होता है कि आप वक्त बेच रहे हो। टेक्निकली आप एज अ डॉक्टर हो, आपने ग्रेजुएशन कर ली, सब कुछ कर लिया, अब आप एक हॉस्पिटल में नौकरी कर रहे हो। आप 8 घंटे के लिए पाबंद हो। अब वो चाहे 8 घंटे आपको कुछ भी कराए, ठीक है ना, वो चाहे आपसे मतलब रगड़ के काम ले ले या कुछ भी ना हो, आपको पैसा उतना ही मिलना है। तो ये क्या है कि आप अपना वक़्त ही बेच रहे हो 8 घंटे, उसके बाद आप ट्रैवल भी कर रहे हो 2 घंटे आने जाने के, वो भी लगा दो, फिर आपने सोना भी है, तो टेक्निकली आपके पास कुछ एंड में टाइम बचता नहीं है कि आप अपना मज़ीद वक़्त बेच सको ना। तो ये लेवल 1 ऑफ होता है अर्निंग का। फिर आता है आपके पास कि आप पहले तो सिर्फ ये था कि आप जो है वो बैठे थे और आप अपना वक़्त बेच रहे थे। अब आपने सेकंड लेवल ऑफ अर्निंग के चले जाते हैं कि भाई, अब वही डॉक्टर, उसने कहा कि यार नहीं, मैं किसी और के लिए क्यों काम करूँ, अपना ओपीडी खोलूँगा। उसने क्या किया, अपना एक छोटा बिज़नेस चला लिया, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय हो गया, खुद ही बिज़नेस खड़ा किया और खुद ही उसमें एम्प्लॉयमेंट में आ गया। अब जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि डॉक्टर था, पहले हॉस्पिटल में काम करता था, उसको फिक्स सैलरी मिलती थी। अब क्या है कि वो उसने बोला कि मैं जितना टाइम ज़्यादा ओपीडी में बैठूंगा उतने ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, सही है। ये सेकंड लेवल होता है। पर थर्ड का मतलब क्या है कि आपने बताया, डॉक्टर कह रहे हैं यार मैं ज़िंदगी में 24 घंटे ही है ना, कितने ही मरीज़ देख लूँगा। अब मैं जो है वो, मैं चाहता हूँ कि जो दवाइयाँ हैं उसमें मुझे प्रॉफिट हो, जो दवाइयाँ मैं लिख रहा हूँ वो भी मुझे दें, ठीक है। मुझे फार्मेसी की तरफ से भी प्रॉफिट हो, मुझे लेबॉर्ट्री से भी प्रॉफिट हो। तो होता क्या है कि अब पहले फर्स्ट लेवल पे वो नौकर था, सेकंड पे वो सेल्फ एम्प्लॉय बन गया कि अपने ही सेटअप खोल लिया उसने। थर्ड पे क्या कि अब सिर्फ ये नहीं वो चाहता है कि मैं खुद भी बैठूं और जो मैंने चीज़ बनाई है उस पर मज़ीद लोग आके अपना वक़्त मुझे बेचें और मैं उससे भी मुनाफा कमाऊं। यानी कि अब पहले वो जॉब करता था, फिर वो चला गया क्लिनिक पे सेकंड लेवल पे, और थर्ड पे क्या हुआ कि वो अब अपना हॉस्पिटल चला रहा है और बाकी डॉक्टर्स को हायर कर रहा है। अल्टीमेटली वो भी रियलाइज़ करेगा यार मैं बूढ़ा हो गया, बस हो गई मेरी, अब कोई और हॉस्पिटल चलाए, एक सीईओ हायर करेगा और अल्टीमेटली बैठ के खाएगा। द फोर्थ लेवल ऑफ अर्निंग, सही है। अब ये कॉन्सेप्ट मेरा है, ये किसी किताब में नहीं पढ़ा, सही है। ये वो चीज़ें जो मैंने सोच के वो सारी चीज़ें की ना। तो पॉइंट इज़ कि एट दी एंड भी आपको जाके बनना तो इन्वेस्टर ही है ना, कि आप चाहते हो, एंड गोल तो यही है ना कि यार कोई हॉस्पिटल चल रहा हो मेरा, वहाँ से मुझे पैसा आता रहे। तो स्टॉक मार्केट डायरेक्ट आपको इनेबल कर देती है कि आप आज गए,
अच्छी कंपनी स्टडी की, समझ में आ रही है, उसका शेयर ले लिया, मेहनत बनाई किसी और ने, चला कोई और है, सब कुछ कोई और कर रहा है, आप डायरेक्ट लेवल 4 ऑफ अर्निंग में चले जाते हो। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम स्टॉक मार्केट में ये करना चाह रहे हैं, सही है। अब उसके लिए कौन सी कंपनी चाहिए, हमें चाहिए ब्लू चिप कंपनी जो हमें पता है कि 20 साल तक मौजूद हो, ठीक है ना। आज अपने पैसे लगाए, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते रहें, उसमें कंपाउंडिंग करते रहें, ठीक है ना। आप उसमें जो पैसे लगा रहे हैं वो भी ग्रो करें, उससे जो डिविडेंड आ रहा है वो भी आप कमाएं, घूम फिर के आप ओवरऑल अपने फ्यूचर सेल्फ को सिक्योर करें, हमारा मकसद ये है। तो होपफुली आपको एक बेसिक आइडिया हो गया। अब ये करना कैसे है उसका भी बता देता हूँ आपको मैं। अच्छा, हो सकता है माइल्ड से थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस है, क्योंकि ऊपर स्टूडियो में एसी नहीं है, यहाँ पे फ़ैन ऑन करना पड़ा है मुझे, ठीक है ना। अच्छा, तो कहानी क्या है कि हम डायरेक्टली लेवल 4 ऑफ अर्निंग हम जाना चाहते हैं, सही है ना। अब करना क्या है, उसके लिए आपको ऐसी जगह पे जो जहाँ से आप ये शेयर्स खरीद सको कंपनी के, जिसकी बनाई किसी और ने, चला भी कोई और रहा है, आप जस्ट उसमें पैसा लगा के उसके ऑनर बन जाते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो वो करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक ऐसी जगह जहाँ पे हम वो चीज़ खरीद सकें, वो कहलाती है स्टॉक मार्केट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। उसमें आप जाके ख़रीदेंगे कैसे, वो आपको इनेबल करेगा, यानी कि वो आपको जो अलाउ करेगा वो होगा स्टॉक ब्रोकर। अब स्टॉक ब्रोकर डंडी ना मार दे, ऐसा ना आपके पैसे लेके भाग जाए। तो ऐसी चीज़ों को जो है वो नज़र रखने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक उन्होंने इदारा बनाया हुआ है SECB, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो नज़र रखता रहता है इन ब्रोकर्स के ऊपर कि ये कोई गड़बड़ ना कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह अब जिन कंपनियों के आप शेयर खरीद रहे हैं, हो सकता है कि वो पीछे बैक एंड में कुछ भी ना हो और आपको पेपर पे दिखाएं मैं तो बहुत मुनाफे में चल रही हूँ, उस चीज़ पे भी नज़र रखता है SECB का काम है। तो आपका काम क्या है, अगर आपने ऐसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, आप जाएंगे ब्रोकर पे, तो आपके कोई भी 10 ब्रोकर सेलेक्ट करें। उनको जो है पहले तो ये होता था कि नॉर्मल अकाउंट खुलवाने के लिए बहुत मसले मसाइल होते थे कि अगर आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अब क्या है कि आपके पास अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट 30 लाख तक की इन्वेस्टमेंट है, तो आप जस्ट CNIC के बिहाफ के ऊपर अपना जो अकाउंट है वो खुलवा सकते हैं ब्रोकर के ऊपर ना। अब 30 लाख तक का जो अकाउंट आपका खुलेगा, उसमें यह कि आप जो भी पैसे कमा रहे हैं हर महीने वो ब्रोकर के अकाउंट में डालेंगे। ब्रोकर के पास जाके जो आपने कंपनियां खुद से सिलेक्ट की हुई होंगी, उनके हर महीने शेयर खरीद के बस रखते जाएंगे। दैट इज़ द ओनली थिंग जो कि आपको करनी है, सही है। तो होपफुली आपका ये सवाल का आंसर हो गया हो, ठीक है। आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है, जो कि नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं हमेशा मना करता हूँ पब्लिकली कभी भी अपनी कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट चीज़ नहीं छोड़ो। अगर आपको मुझसे कोई प्राइवेट इन लाइन और बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, मेरे जो है ना ईमेल पे छोड़ दो, ठीक है, या मेरे फेसबुक के पेज पे छोड़ दो। ऐसे पब्लिक नहीं छोड़ा करो। कोई भी स्कैमर कल को आपसे कांटेक्ट करे और आपको बोले भाई कि मैं डॉक्टर उमैर बात कर रहा हूँ और जो है मुझे, अगर मैं आपको इन्वेस्टमेंट करता हूँ 10 लाख रुपए दे दो, ये दे दो, लेके भाग जाए बाद में, तो आप तो बोलोगे यार मैंने बुराई की ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यार दोस्त क्या मशवरा देते हो, 2.5 लाख का लॉस है। एक सवाल, लॉस कैसे है? अगर तो आप स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हो और स्टॉक मार्केट में अगर आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में शो हो रहा है, इट डजंट मीन कि आप लॉस में हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका करंट PNL नॉन, ठीक है ना, नॉन रियलाइज है, अभी तक इसमें कुछ भी हकीकत नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि आपने इसे बेचा नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कहा जाता है ना कि हीरा जो होता है वो जवाहरी जो होता है उसी को उसकी कीमत का अंदाज़ा होता है, उसको बाहर ले जाकर बाजार में बेचोगे तो किसी को क्या पता वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो जो आपने कंपनी सिलेक्ट की है, अगर आपने उसको जो है वो अच्छे से स्टडी किया है, आपको समझ में आ रहा है इसका बिजनेस मॉडल क्या, आपको नज़र आ रहा है कि 5-10 साल तक ये मज़ीद ऊपर जाएंगी, नीचे नहीं आती, तो आप बेचते नहीं हो, ठीक है। होता क्या है कि वो नेगेटिव में शो हो रहा होता है क्योंकि बोलियों की जगह, ठीक है। बोलियों का मिसाल क्या है तौर पे, अब ये यूँ समझें कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी, हाँ, जैसे ये मार्कर मौजूद है, ठीक है। अब ये मार्कर है, इसकी प्राइस आज मुझे कोई 100 रुपये देने को राज़ी है। क्यों 100 रुपये देने को राज़ी है? कि क्योंकि भाई आज मार्केट में कुछ काम ऐसा है जिसके लिए इस मार्कर की ज़रूरत पड़ रही है, कल को ज़रूरत नहीं होगी, तो होगा क्या कि दुकान पे लेने वाले कम आ रहे होंगे, पर क्या मतलब इसकी अपनी वैल्यू चली गई? नहीं चली गई। बस जो एक्स्ट्रा लोग आके एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे थे कि भाई मुझे दे दो, मुझे ज़रूरत है, वो चला गया, ठीक है। तो मैंने बेचा नहीं, मेरे पास ही पड़ा हुआ है, आज नहीं है कल फिर दोबारा लोगों को ज़रूरत पैदा हो जाएगी। तो पॉइंट इसकी जो कंपनीज़ होती हैं वो आपके पास एक लॉन्ग टर्म एसेट होता है। आपने अगर 5 से 10 साल के माइंड में आए हैं तो दैट्स द ओनली थिंग दैट यू शुड बी फोकसिंग ऑन। अगर आपको 2.5 लाख रुपया नेगेटिव में शो कर आ रहा है तो इसका मतलब उस बजाय ये कि उस पर परेशान होने के, आप तो उसको खुश होना चाहिए कि भाई डिस्काउंट हो गया, मैं मज़ीद ले सकता हूँ, ठीक है। अब उसमें जो रूल होता है वो मैं बोलता हूँ 10% का। अगर स्टॉक मार्केट 10% गिर गई है फिर आप DCA की तरफ जाएँ, वरना DCA करने का फ़ायदा नहीं होता, इतनी फ्लक्चुएशंस आती ही रहती हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या, मैंने आपको बता दिया कि ये, अच्छा
एंड द अदर थिंग एज वेल कि जब तक आप कोई चीज़ बेचते नहीं है वो नुकसान नहीं होता। और उस चीज़ को कैटर करने के लिए मैं हमेशा एक बात समझाता हूँ, आपके पास एमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब ये जो बातें आपसे कर रहा हूँ ना, मैं मेरे ख्याल से कोई पेड बंदा भी इतना ना कर रहा होगा जो वन ऑन वन पे करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारे पास मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ, 1 लाख रुपए सैलरी है आपकी, ठीक है। आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, उसमें से 10,000 रुपये जो है हर महीने बचा लेते हैं, और आपने हर महीने 10,000 रुपये बचा के जो है वो आपने स्टॉक मार्केट में डालते गए। अब आपने 5-6 महीने डाला, और 6 महीने के बाद अचानक से क्या हुआ कि जैसे माहौल जंग लग गई, कुछ हो गई, तो मार्केट थोड़े टाइम के लिए नीचे चली गई। जब नीचे चली गई तो अब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो आप अगर आप बेचोगे तो वो आप लॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ को बचाते कैसे हैं, इसके दरमियान में एक बफर क्रिएट करते हैं, यानी आपका रनिंग अकाउंट, ठीक है, जिसमें आपके सारे अखराजात मौजूद होंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग आप जो इसको पैसे दे रहे हो ले रहे हो, आपका एक नॉर्मल करंट अकाउंट सॉर्ट ऑफ समझेंगे, जहाँ से आप नॉर्मल लेन देन कर रहे हो, वो अकाउंट होना चाहिए। एक एमरजेंसी फंड का अकाउंट होना चाहिए। इसका मैं आपको कहता हूँ कि एक सेविंग अकाउंट खुलवा के उसको साइड पे कर दो, ठीक है। उसमें आपके पास 2 से 3 महीने का खर्चा पड़ा होना चाहिए, और उसके बाद जो पैसा बचे वो स्लोली स्लोली स्टॉक मार्केट में या बाकी एसेट्स जो है ना, सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं है, और भी बहुत सारे एसेट्स हैं, सिर्फ आप लोगों के साथ ज़्यादातर लोग जो मेरे से स्टॉक मार्केट की वैसे जानते हैं, पर पॉइंट इज मल्टीपल एसेट क्लासेस हैं, तो फिर आप उन एसेट्स में डालना शुरू करते हो। एक बार जो पैसा आपके नॉर्मल अकाउंट से निकला और वो चला गया आपके उसमें इमरजेंसी फंड अकाउंट में, और वहाँ से निकल गया एक बार और इन्वेस्टमेंट की तरफ चला गया, उस पैसे को कभी आपने अपना नहीं समझना। वो बस यूं उस पर स्टैंप लगा दें कि ये आज के उमेर के लिए नहीं है, ये फ्यूचर उमेर के लिए है, ये मेरी प्रॉपर्टी है ही नहीं। आपको जो भी करना है आपके नॉर्मल अकाउंट से करना है और इमरजेंसी फंड से करना है। अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है किसी पैसे की, कुछ तनख्वाह बंद हो जाती है, कोई मसला मसला इमरजेंसी आती है, तो आपके पास इमरजेंसी फंड है, आप जाओ वहाँ से पैसे निकाल लो, ठीक है। और जब तक 6 महीने के आपके पास अखराजात ना हो तो वहाँ से कभी भी ओवरफ्लो होकर इन्वेस्टमेंट में नहीं जाना चाहिए। होपफुली इससे आपको आइडिया हो गया हो कि नेक्स्ट टाइम कभी भी इस तरह से नहीं सोचना, ठीक है, कि लॉस हो गया। हाँ, अलबत्ता अगर आपने कंपनी ऐसी उठा ली है जो स्पेकुलेटिव थी, कंपनी डिफ़ॉल्टर खड़ी हुई थी, आपने बगैर चेक किए किसी ने बोला आपने जाके उठा ली, दैट्स डिफरेंट स्टोरी। फिर हो सकता है कल को वो कंपनी की हाइप बने ही ना दोबारा और आप लॉस में रहें, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। इसलिए मैं आपको कहता हूँ हमेशा स्टॉक्स वो उठाएं जो ब्लू चिप हों, आपको पता है 10 साल बाद भी वो खड़े हुए हों। अच्छा जी, सर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की बाइंग करनी चाहिए या कितना गिरे तो बाइंग करें? माई बाइंग इज़ अराउंड 270। देखें, आपको सिंपल सा रूल मैंने समझाया है इसमें कि जो बाइंग है ना, या डीसीए करना यानी कि मज़ीद ख़रीदना, उसका रूल सिंपल सा ये होता है कि जो प्राइस आपने उठाई है उसमें से 10% अगर नीचे गिर गया, मज़ीद पैसा डालने का सोच सकते हो, दैट्स इट। वरना 5%, 6%, 10% ये इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे ऊपर ऊपर का अगर होगा ना तो वो ऑटोमेटिकली मार्केट हफ्ते 2 हफ्ते में ऊपर नीचे इतना होती जाती रहती है, इसमें आपने कुछ नहीं करना होता, ठीक है। तो आपके 270 की बाइंग है तो समझ लो 10% कम करके अगर उस प्राइस पे आपको मिल जाए तो मज़ीद उठाते जाओ, ये लॉजिक होता है। अच्छा जी, अगला है, सर आई स्टार्टेड टू लिसन टू योर वीडियोज, इट्स वेरी गुड। फॉर नाउ आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस एक्सेप्ट वन हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज शेयर द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ अदर पीपल्स आल्सो सो दैट वी नो, यस दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ठीक है। तो आपको भी इसमें बहुत से सवाल जो आपके बाद में जहन में हो सकता है, आज ना आ रहे हो बल्कि बाद में आए, तो भी आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। सर वेयर इज़ मार्केट ट्रेंड्स नाउ, अप और डाउन? अब ये चीज़ एक अच्छी चीज़ है, ट्रेंड, ठीक है ना। जो ट्रेडर लोग हैं ना उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड कहा जाता है। ट्रेंड का मतलब क्या है कि भीड़ किस तरफ जा रही है, सिंपल सा फॉर्मूला। आप मार्केट में जा रहे हैं और लेफ़्ट और राइट दो तरफ रास्ते हैं, समझेंगे 90% लोग अगर लेफ़्ट पे जा रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या हुआ कि ज़्यादातर आवाम, मेजॉरिटी इज़ ऑन द लेफ़्ट और माइनॉरिटी ऑन द अदर साइड। अब होता क्या है कि समटाइम्स, ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, कि मेजॉरिटी ठीक होती है, ठीक है, लेकिन इसमें वो रिवॉर्ड नहीं मिलता, सही। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि अगर मैं जो है वो लेफ़्ट पे जाऊंगा तो मुझे सिर्फ 10% का प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड मुझे पता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा भी है जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पे जिम्मेदारियाँ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं अगर इस वक्त आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचूं और मैं राइट पे जाऊं और आपको यकीन हो कि मैंने जो एनालिसिस किया वो ठीक है और मुझे 90% का प्रॉफिट हो सकता है, दैट्स द डिफरेंट स्टोरी, दैट्स द डिफरेंट ट्रेंड, ठीक है ना। अब कहानी क्या है, इस वक्त जो मेजॉरिटी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर कंसोलिडेटिंग, ठीक है, यानी कि समझें कि वो अपने शेयर्स या तो ऑफलोड कर रहे हैं या ऐसे एसेट्स की तरफ जा रहे हैं जो कि सॉलिड हो, ठीक है ना। वॉर टाइम्स के अंदर अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो मूव करना ईजी हो। तो स्टॉक मार्केट्स या इक्विटी मार्केट्स जो होती है ना,
जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के अंदर गिर जाती हैं। इवन वॉरेन बफे की एक बात है, कहते कि इवन जंग चल रही हो तो अभी मैं स्टॉक्स पे ना बेचूं, ठीक है, लेकिन लाजा तो लोग बेच के चले जाएंगे, वो 90% होंगे, जो 10% रह जाते हैं दे आर द मेन अर्नर्स। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन ना हो। मिसाल के तौर पे अगर अगर मार्केट आज गिर रही है, सही है, और जो है वो 6 महीने गिरती रहती है और आपने जो है वो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट में लीज दी हुई है, यानी कि आपने उधार लेके तो लिक्विडेशन वाले जो क्रिप्टो के फ्यूचर्स खेलते हो उस तरह की ली हुई है, अगर आपके पैसे ही सारे उड़ गए तो फिर नुकसान हो जाएगा। क्योंकि वॉरेन बफे का मुझे गालिबन एक याद है, मैंने पढ़ा था या फिर ऐसे कहीं मीम वगैरह देखा था कि फर्स्ट रूल ऑफ वॉरेन बफे, नेवर लूज योर कैपिटल। सेकंड रूल ऑफ इन्वेस्टिंग बाय वॉरेन बफे इज नेवर फॉरगेट द फर्स्ट रूल, यानी कि कैपिटल आपका नहीं जाना चाहिए। क्योंकि इसका मिसाल ऐसी होती है कि अगर आप 50 रुपये से 100 रुपये पे जाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको 100% का प्रॉफिट चाहिए। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे 100 रुपये से 50% मार्केट गिरती है, आप 50 पे आ जाओगे, अब 50 को दोबारा 100 पे ले जाने के लिए आपको 100% का रिटर्न चाहिए, तो कैपिटल लूज़ नहीं करना होता, ठीक है। तो इसलिए कभी भी फ्यूचर्स में एक्यूमुलेशन नहीं कीजिएगा। अगर मार्केट गिर रही है तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, लेते रहें लेते रहें लेते रहें, जमा करते रहें। एट दी एंड मार्केट्स ऊपर जाती हैं, आज नहीं जाएंगी, 2 साल बाद नहीं जाएंगी, 3 साल बाद नहीं जाएंगी, चौथे साल चली जाएगी, चली जाती है, सिंपल सी बात ये, ठीक है। तो हम लॉन्ग की तरफ सोचेंगे, ट्रेडिंग करनी है, बाकी चीज़ें करनी है, डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ सजेस्ट नहीं करता। जो चीज़ सबके लिए सेफ़ है, मेजोरिटी के लिए सेफ़ है, दैट इज़ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, और उसमें ब्लू चिप कंपनीज उठाएं और बस जमा करते जाएं, ठीक है। तो फिलहाल मार्केट की क्या ट्रेंड है, जैसा कि आपका सवाल था, तो पॉइंट इसके करंटली इन अ शॉर्ट टर्म जब तक ये ईरान का मसला चल रहा है, मार्केट कैन हैव अ डाउन ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड रह सकता है। और दूसरा एक और रीज़न भी है कि ईद आ रही है, तो मोस्ट लोग क्या होते हैं कि वो स्टॉक मार्केट से जो ट्रेडर होते हैं वो पैसा निकालते हैं, क्योंकि उन्होंने ईद पे खर्चा करना होता है जो प्रॉफिट्स कमाए में, क्योंकि मार्केट टेक्निकली 3 साल से सिर्फ ऊपर ही जा रही है, अब उन्होंने पैसा तो निकालना है जिन्होंने कमाया। तो इस वजह से एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। कितना लंबा चलेगा नहीं पता, दैट्स वाई आई एम सेइंग कि एक्यूमुलेट करते जाओ खामोशी के साथ, क्योंकि हमने तो बेचना ही 10 साल बाद है, ठीक है। ऑल दिस फाइनेंशियल मार्केट्स आर कंट्रोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अस्तगफिरुल्लाह की तरफ से कि ये सारी मार्केट्स कंट्रोल्ड हैं। अनफॉर्चुनेटली दुनिया में कहा जाता है कि इक्विटी मार्केट्स के ऊपर SEC बैठी हुई है पाकिस्तान के अंदर। दुनिया में कहीं पे भी कोई भी होता है ना, तो वहाँ पे कोई ना कोई रेगुलेटर बैठा हुआ होता है जो सबको देख रहा होता है। इवन अगर आप मिसाल के तौर पे जूस भी बेच रहे हो, या मिसाल के तौर पे ये डॉलर की कंपनी है, पेंसिल है, पेन कंपनी है, ठीक है, तो अभी यहाँ मार्केट में 3 कंपनियाँ अवेलेबल हैं। तो होता क्या है कि सब आपस में कम्पीट कर रही होती हैं, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि सारी आपस में मिल जाती हैं, बोलती हैं कि नहीं हम 3 ही तो हैं, हम आपस में प्रॉफिट बढ़ा लेते हैं, 50 का बेचेंगे। अब जो आपके पास ऑप्शन नहीं, आपने लेना ही लेना है, ठीक है। तो रेगुलेटर का काम क्या है कि एक तो ये कि इनका इत्तेहाद होने से रोके, दूसरा कि ये आपस में फेयर रहें। तो इसके लिए कंपटीशन कमीशन कहलाता है, क्या कहलाता है गालिबन, तो उसमें ये होता है कि अगर कोई कंपनी सेम सेक्टर में काम कर रही है, तो होता क्या है कि उसको आपस में एक दूसरे के साथ रेट डिसाइड करने में, सारी चीज़ें में अगर कोई मैल प्रैक्टिस मिलती है तो रेगुलेटर आ जाता है। लेकिन आम तौर पे मैंने देखा है कि पैसे के सामने सब लोग झुक जाते हैं। तो येस, 80% ऑफ द टाइम मार्केट्स नहीं कंट्रोल होती, लेकिन 20% ऑफ द टाइम लोग कंट्रोल करते हैं, और जो लोग करते हैं वो प्रॉफिट कमाते हैं, येस। बट जब वो लॉन्ग टर्म के लिए आप देखेंगे तो फिर वो जो इफेक्ट होता है वो वीन ऑफ हो जाता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाउ डू यू मैनेज योर मेडिकल प्रोफेशन एंड ट्रेडिंग टुगेदर? ब्रो, आई एम नॉट अ ट्रेडर फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं आपको थोड़ा सा अपना बता दूं, मैं एक बहुत लोअर पुअर क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ, ठीक है। तो पॉइंट इज़ कि मैंने बचपन से बड़े होते हुए जो मेरा अपना गोल है, दैट इज़ टू लीव अ वर्ल्ड अ बेटर प्लेस देन आई फाउंड इट, ठीक है। कि मैं जब जाऊँ तो एटलीस्ट कोई मेरे बाद मेरे हक में कोई अच्छी बात करने वाला मौजूद हो। तो वन थिंग, ठीक है, एंड इसी वजह से मैं अगर आगे चल के मैं डॉक्टर भी बना, लेकिन बाद में आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मेरे पास इतना नॉलेज है, इवन घुटने के दर्द के लिए आपको मैं बताऊं, आई कैन सजेस्ट यू 15 डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम, मतलब मैनेजमेंट्स, बट आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जब अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, इसी तरह अब तो जो न्यू मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं दुनिया में वो ये हैं कि पॉवर्टी इज़ अ डिजीज़, ठीक है, कंसिडर किया जाता है। तो
दैट्स वाई। और दूसरा यह कि मैं खुद एक लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ, सबने तो यही दुनिया में बचपन में ये सिखाया था कि भाई आप जो हैं वो मेहनत करते जाएँ, अल्टीमेटली आप डॉक्टर बन जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। लेकिन जब सब कुछ कर लिया, ठीक है, डॉक्टर बन गए, स्पेशलाइजेशन की तरफ चले गए, यूके की डिग्रियाँ ले ली, सब ले लिया, घूम फिर के पैसा ही नहीं आ रहा भाई। तो पॉइंट वास कहते मुझे समझ में आया कि भाई 1970s के बाद से दुनिया का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम इज़ रिग्ड। पहले तो खुद समझने बैठा, जब समझता रहा तो मैं सारे अपनी जर्नी में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। द होल थिंग आई एम शेयरिंग विद यू इज़ माई जर्नी। हो सकता है कि जो आज मैं आपसे बातें कर रहा हूँ वो 10 साल बाद ना हो, ठीक है, या महीने बाद भी हो सकता है चेंज हो जाए। जैसे ही कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है बात भी चेंज हो जाती है। तो मेरी ये जर्नी है और मैं सिर्फ आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ, और उसमें अगर आप लोगों को भी फ़ायदा हो तो मुझे अच्छी बात है ना, ठीक है। प्रोफेशन और इसको कैटर कैसे करते हैं तो मैं सेगमेंट्स में डिवाइड करता हूँ। मैंने पता है मुझे 1 घंटे या 2 घंटे से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को इस ऑनलाइन दुनिया को नहीं देना, तो इसलिए मेरा जो ज़्यादातर मेरे पर्सनल सर्कल में लोग हैं उन लोगों को ज़्यादातर को पता भी नहीं है कि मेरी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस है दुनिया में, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। वहादत पोल्ट्री कैसा है? आई थिंक ये जो न्यू आईपीओ आ रहा है ना उसकी बात कर रहे हैं ये। आईपीओ का मतलब क्या होता है कि देखिए मिसाल के तौर पे मैंने कंपनी बनाई और मेरी कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है, बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। अब कहानी क्या है कि मुझे मज़ीद ब्रांचेस खोलनी है, ठीक है। तो हो गया कि पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं जाऊँगा बैंक से लोन ले लूँगा, लेकिन उसमें नुकसान क्या है कि बैंक को पैसे वापस करने ही करने, चाहे प्रॉफिट हो या नुकसान हो। तो लोग क्या करते हैं ऐसे में, प्राइवेट कंपनीज़ को गवर्नमेंट पब्लिक लिमिटेड में ले जाते हैं, ठीक है। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड हो रही होती हैं, यानी कि बाकी लोग भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं, यानी कि अपनी कंपनी को तोड़ के इसके हिस्से बेच दूँ, दैट्स कॉल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। जब वो फर्स्ट टाइम ये करती हैं ना वो कहलाता है आईपीओ। अब उसमें ये मैटर करता है कि उसमें ना बहुत ग्रे शेड्स होते हैं। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि मेरी कंपनी कमाती थोड़ा सा हो और मैं उसको एग्जैजरेट करके बताऊं। मिसाल के तौर पे मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं और कंपनी का मैं आईपीओ इस हिसाब से बनाऊं कि एक शेयर आपको 500 का पड़ जाए, ठीक है। तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। तो आईपीओ को खुद को बैठ के देखना पड़ता है। वहादत का मैंने खुद से आईपीओ नहीं पढ़ा है तो मुझे नहीं पता कैसा है। आईपीओ देखना पड़ता है। आईपीओ डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से नहीं होता, वो आपको ब्रोकर को बोलना पड़ता है कि मुझे इसके शेयर लेके दो, तो वो आपको फिर प्रोसीजर बताएगा, ठीक है। फॉर्म शाम होते हैं। तो जब वो एक बार आईपीओ हो जाता है उसके बाद वो सेकेंडली दोबारा बेचने के लिए स्टॉक मार्केट में आ जाता है, फिर वो स्टॉक मार्केट में ही रहता है, सही है। तो कंपनियों को क्या फ़ायदा हो जाता है कि उनको बैंक की तरह लोन नहीं देना पड़ता, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, और आवाम को क्या फ़ायदा होता है कि उनको एक अच्छा एसेट मिल जाता है। लेकिन उसके लिए आपको स्टडी करना ज़रूरी है कि जो आप एसेट ले रहे हैं दैट्स वर्थ इन्वेस्टिंग और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि डिविडेंड कितने टाइम में मिलता है? अगर मैं आज एक शेयर परचेज करूं, नेक्स्ट वीक वो डिविडेंड दे तो मुझे मिलेगा या नहीं? ओके, तो देखिए डिविडेंड पहले समझा दूं आप लोगों को जो लोग न्यू हैं, दैट व्हाट इज़ डिविडेंड। डिविडेंड इज़ अ प्रॉफिट जो कि शेयर जो आपने ख़रीदा होता है वो कंपनी डायरेक्टली अपने मालिक को देती है, सही है। अब मिसाल इसकी ऐसे देता हूँ, मिसाल है मैंने एक कंपनी ख़रीदी और वो कंपनी मुनाफा कमाती है। कंपनी जो है वो आमतौर पे 4 बार मालिक को जवाब देने आती है, ठीक है ना, 3-3 महीने के बाद अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज़ करती है। अब जो वो 3 महीने के बाद आके अगर थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में नॉइस हो तो काइंडली माफ़ कर दीजिएगा। पॉइंट इसके मैंने आपको बताया एसी नहीं चल रहा है यहाँ का, तो फ़ैन ऑन है। तो कंपनी 3-3 महीने के वक्फे के साथ आपके पास आके तो आपको जवाबात देती है कि भाई मैंने इतना कमाया, इतना लॉस किया। अब कंपनी का मिसाल के तौर पे अखराजात में आते हैं 100 रुपये, ठीक है। कंपनी ने कमाया 150 रुपया, ठीक है। कंपनी ने क्या किया कि 100 रुपये के तो अखराजात पूरे कर लिए, फिर भी 50 रुपये बच गए। अब उसमें से 20 रुपया इसने एक नया प्लांट लगाने में यूज़ कर लिए, बाकी 30 फिर भी बच गया। अब वो 30 का क्या करे, या तो अपने पास रख लेगी, बैंक में जमा करा देगी कि वहाँ से इंटरेस्ट आता रहे, तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में कंपनी ही स्ट्रांग हो रही है। या वो क्या करती है कि वो आपको मालिक को थोड़े से हिस्से में पैसे दे देती है। जब वो मालिक को देती है, वो जिसके पास शेयर होता है वो डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में आके गिरता है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड डिविडेंड इन्वेस्टिंग। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि आपको शेयर बेचना नहीं पड़ता। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डिविडेंड आपको इस लिहाज से फ़ायदा देते हैं कि अगर मिसाल के तौर मार्केट अभी डाउन है तो आपको बेचनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मार्केट मुनाफा या कंपनी ने कमाया वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया, थोड़ा सा उसमें ना। लेकिन ये बहुत थोड़ा सा होता है, तो इसमें अच्छी हैंडसम अमाउंट के लिए आपको बहुत लंबे अरसे तक वेट करना पड़ता है। मतलब अच्छी अमाउंट चाहिए होती है ताकि आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट होकर जमा हो जाए। तो अब कहानी क्या है कि इसमें एक चीज़ होती है एक्स डेट, ठीक है। कंपनी जब अपना फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस करती है 3 महीने मैंने ये किया, तो वो एक डेट भी देती है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे 1 तारीख की डेट है तो आपके पास पिछले महीने की 30 तारीख तक वो शेयर नहीं था, ठीक है। आपको नज़र आया कि यार ये मुनाफे में जा रहा है और कंपनी ने अनाउंस कर दिया। कंपनियाँ वो 10-10, 20-20 दिन पहले अनाउंस कर देती हैं कि भाई इस तारीख को हम डिविडेंड के लिए रजिस्टर में नाम लिखेंगे। तो एक्स डेट से पहले अपनी एंट्री कुछ नहीं होती है। अगर 30 तारीख में आप घुस जाते हो और 1 तारीख को वो एक्स डेट हो रही है तो क्या हुआ कि आप समझो कि उसमें इनरोल हो गए,
ठीक है, और 2-3 दिन के बाद आप बेशक फिर शेयर बेच भी दो तो फिर आपकी रजिस्ट्री में एंट्री हो चुकी होती है, तो आपको फिर उसमें इंटाइटलमेंट हो जाती है। हाँ, डिविडेंड में रजिस्टर में नाम डल जाना डजंट मीन कि वो आपको एक हफ्ते में मिलेगा, ठीक है। नाम डल गया, हो सकता है महीने, 3 महीने, 4-4 महीने बाद भी आता है, ठीक है। लेकिन एक बार रजिस्टर में आ जाए नाम तो मोस्टली आ जाता है। और हाँ, कंपनीज इवन तब भी लायबल नहीं होती, अगर कंपनी के बाद बुरा वक्त आ जाए तो कंपनी बाद में भी डिविडेंड अनाउंस किया हुआ कैंसिल कर सकती है। लेकिन जब वो अनाउंस कर देती है, एक्स डेट में रजिस्टर में आपका नाम डाल लिया उसने, और जब वो सबके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर देती है तो फिर भी वो आपको जो स्टॉक मार्केट की वेबसाइट होती है ना कंपनी की, उसमें आप जाएंगे तो आपको नज़र आएगा, उस पर लिखा हुआ होगा कि भाई नोटिस देती है कि हमने सबके पैसे डाल दिए हैं, उसमें आप चेक कर सकते हैं आए या नहीं आए, ठीक है ना। अमूमन डायरेक्टली बैंक में आते हैं टैक्स कट के। अच्छा, नेक्स्ट इज़ अस्सलाम वालेकुम, मैंने आरिफ हबीब के साथ लिमिटेड प्रपोज ऑनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 5000 मंथली डिपॉजिट। कहने के बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि मैंने आरिफ हबीब के साथ अकाउंट खुलवाया है और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहता हूँ, 5000 मंथली डिपॉजिट करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको मैं बार बार यही बात समझा रहा हूँ, इमरजेंसी फंड बिल्डअप करना है। अगर 5000 डाल रहे हो तो पहले एक बार अकाउंट खुल गया, अब 5 की जगह 2.5 डाल लो, सही है। लेकिन आपके पास फंड होना चाहिए इमरजेंसी। साल लग जाएगा बिल्ड होने में, कोई मसला नहीं, 2 साल लग जाए बिल्ड होने में, कोई मसला नहीं, लेकिन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल को मसला हो तो आपको स्टॉक बेचना पड़ जाए। और इसके लिए आप जाएंगे ब्लू चिप कंपनीज़ के ऊपर। ब्लू चिप की कंपनीज़ कौन कौन सी हैं जो मुझे पसंद हैं, उस वेबसाइट पे मेरे चले जाइएगा, वहाँ पे मैंने आर्टिकल भी लिख के लगाया हुआ, ठीक है। तो वहाँ से आप जो भी हो, जो पैसे हों महीने के शुरू में, तो आप लेके उसमें लेके छोड़ दें, अगले महीने फिर डालें, फिर खरीद लें, इस तरह करके। सर आप परचेजिंग नहीं अब जी अब परचेजिंग कर लेनी चाहिए, मैं SIP मेथड अपना अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, अब सब कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, 3-4 मंथ्स की SIP अभी डाल लेनी चाहिए या अभी गिरती हुई छुरी को नहीं पकड़ना चाहिए? यार ये जो भी बंदा है ना, उसामा गौर साहब, मैं इसका सिंपल कर दूँ, ये इन्होंने कहा क्या है। उसामा गौर साहब कह रहे हैं कि मैं SIP कर रहा हूँ, ठीक है, हर महीने थोड़े थोड़े पैसे डाल के इन्वेस्टमेंट करने को कहा जाता है SIP। दिस इज़ SIP मीन सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि हर महीने इतने पैसे मैं डालूंगा, दिस इज़ सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट कर दी ना आपने। तो अब कहने के चाह रहे हैं कि अगले 6 महीने में जो मैंने डालना है वो मैं आज ही डाल लूँ, ठीक है, ताकि क्योंकि अभी मार्केट जो है वो काफ़ी डाउन साइड पे आई हुई है, तो क्या मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा? SIP का मतलब होता है, बात समझे मेरी, ठीक है ना उसामा साहब, कि मार्केट के जो भी हालात हो ना, आपने उस महीने के हिसाब से एंट्री लेनी है, सही है। तो यस, आप अगर रिस्क लेंगे और मार्केट उसके बाद मज़ीद नीचे चलेगी, फिर क्या करेंगे? 3 महीने बैठ के देखते रहेंगे? तो द सिंपल आंसर इज़ नो। यस, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है जो आपने बाद में भी इन्वेस्टमेंट में ही डालना था, तो उसको हिस्सों में तोड़ के आप ऐड कर सकते हो, दैट्स द आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अयूब अब्दुलरहमान साहब पूछ रहे हैं कि एक ऐसा बंदा जिसके इंटरेस्ट हो स्टॉक्स शेयर्स इन्वेस्ट का, उसके लिए एज अ बिगनर कौन सा कोर्स या प्लेटफॉर्म सजेस्ट करेंगे कि वहाँ चीज़ें सीख ले शेयर्स के बारे में, और इन्वेस्टर की लिस्ट पता नहीं कहना पॉइंट इसके, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। कहना चाह रहे हैं कि मैं बिगनर हूँ, मुझे सीखना है, कौन सा कोई प्लेटफॉर्म या कोई कोर्स वोर्स सजेस्ट कर दें। किसी का भी सजेस्ट नहीं करता, ठीक है, बिकॉज मैं कैसे समझाऊँ आपको, ये इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, बहुत पर्सनलाइज्ड चीज़ होती है। आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठा सकते हो, लेकिन आपका स्टाइल फिर भी अपना ही होगा। आपको सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं आप लोगों को जो चीज़ें समझा रहा होता हूँ, बता रहा होता हूँ, बस मेरा मकसद ये कि वो लर्निंग कर्व के अंदर आपके नुकसान है ना, वो बच जाए। इसीलिए आपको मैं कहता हूँ 3-4 महीने तक तो बड़े पैसे डालना ही नहीं, तक पता ही नहीं चलता कौन सा बटन आपने गलत दबा दिया। प्लेटफॉर्म सीखने में ही 3 महीने लग जाते हैं ना, तो आई विल नॉट रिकमेंड इट, सही है। मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा होता हूँ, आई थिंक दैट विल बी इनफ। अगर फिर मतलब नॉलेज सारा आपको मिल जाएगा मेरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मेरा एक प्लान है कि मैं चाह रहा हूँ कि जितनी चीज़ें मैंने स्कैटर्ड करके रखी हुई हैं उनको मैं एक एक्यूमुलेट करके एक जगह रख दूँ छोटे, ताकि आप लोगों को टाइम बचे। लेकिन फिर मैं उसके लिए चार्ज करूँगा, क्योंकि मेरा टाइम भी लगेगा ना उसमें एक्यूमुलेट करने के, तो फिर किसी और का मेरे ही ले लेना है था। लेकिन अभी तक के लिए तो मैं आपको बोलूँगा कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें आपको एक्सप्लेन्ड वर्जन में मिलती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, उसमें आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझ में आ रहा होता है कि करना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ शहला इफ्तिखार साहब का है, AO सर रिसेंटली ज्वाइन द चैनल, वॉच योर वीडियोस मच इन्फ्लुएंस्ड बाय योर अर्निंग मनी फ्रॉम PSX एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, आई आल्सो वांट टू ज्वाइन द 50K अमाउंट, एज यू नो आई कैन ऐड 5K एवरी मंथ। यस, ठीक है, क्या है ना, पॉइंट इसकी कहना चाह रही है मेरे पास 50,000 रुपये भी हैं और हर महीने 5-5 हज़ार में डालना चाहती हूँ। तो यस, अकाउंट ओपन करें,
ठीक है, किसी भी ब्रोकर्स के साथ, ठीक है। ब्रोकर के साथ जब अकाउंट ओपन हो जाए तो फिर आपने क्या करना है कि 50,000 जो आपने फ़ौरन डालने हैं वो फ़ौरन ही डालने हैं, 10,000 डालना है आपने स्टार्टिंग में, और पहले प्लेटफॉर्म सीखना है 2-3 महीने तक। जब समझ में आ जाए फिर आप आहिस्ता आहिस्ता करके पैसे बाकी भी 50 डाल सकती हैं। और जो आपने बाकी 5-5 हज़ार रुपये ऐसे भी करने हैं वो फ़िलहाल आप एमरजेंसी फंड एक बिल्ड कर लें। जब वो हो जाए आफ्टर दैट गो फॉर दैट, ठीक है ना। और एस आई पी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मिडिल क्लास के लिए सबसे अच्छी होती है क्योंकि इसमें मार्केट की जो अप्स एंड डाउन्स होती हैं ना वो एवरेज आउट हो जाती हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि अली हैदर साहब, एन पी एल और एन सी पी एल, ये बेसिकली निशात पावर और निशात चुनियान पावर की बात हो रही है। शेयर्स नाउ माई लॉस इज़ 1 लाख बट आई नो रीज़न इज़ वॉर, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है तो वरना मैं लॉस निकाल के कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दूँ, प्लीज़ सजेस्ट मी, थैंक यू। देखें, अब ये एक बहुत पर्सनलाइज सवाल है, मैंने इसलिए आपको कहा था इन्वेस्टमेंट इज़ हाईली पर्सनलाइज स्टाइल होता है हर बंदे का, ठीक है। मैं अपना बता सकता हूँ, ठीक है। आपका मेरे ख्याल से गालिबन 1 लाख का चल रहा है, ठीक है। मेरे पास पहले एन था, मैंने एन से बाद में इसको एन में स्विच कर लिया था। बट दोनों रखने का फ़ायदा नहीं है, एक रखो कोई भी एक, सही है, क्योंकि दोनों के जो शेयर हैं वो नेक्स्ट जेन में गालिबन 33% है दोनों में। कहानी क्या है कि एन और एन पाकिस्तान में जेको लेकर आए हैं। जेको जो गाड़ी है ना वो इनके अंदर आती है। अब मतलब इसमें मिसाल अमूमन जो है ना साज़गार के लिए आती है कि साज़गार का शेयर 50-60 रुपये का होता था, 2500 पे चला गया, ठीक है ना। लेकिन 2-3 साल लगे ना उसको भी जाने में। अब वो डायरेक्टली कंपनी एक ही थी, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि कंपनीज़ के 3 शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। तो उस लेवल तक हो सकता है ना जाए, 1000 टच कर जाए, लेकिन इसके लिए भी 3 साल लगेंगे। और इसके लिए ज़रूरत ये है कि हमारे पास जो मार्केट सिचुएशन है बेहतर हो। जैसे कि अभी करेक्शन चल रही है तो आई वुड से कि ये एक्यूमुलेशन का टाइम होता है, लेकिन अगेन आपकी अपना पर्सनल स्टाइल है जो आपको बेहतर लगे। और मतलब मेरे पास है, लेकिन मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं कर रहा, मैं अपना बता सकता हूँ, आप जो करना चाहें वो बेहतर आपके लिए। कैसे हैं आप? आपसे टिकटॉक पर एक क्वेश्चन किया था और एक क्वेश्चन और है, मैसेज कर, क्वेश्चन तो आपने लिखा ही नहीं है। अच्छा नहीं, ये रहा, उनके ऊपर क्वेश्चन मेंशन किया हुआ, सॉरी मेरी बैड है। तारिक अजीज़ साहब, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करके कैसे मंथली 30,000 जनरेट कर सकते हैं PSX से? 10 लाख की इन्वेस्टमेंट से मंथली आपको पता है कितना रिटर्न बनता है, ठीक है। दिस इज़ नॉन रियलिस्टिक रिटर्न। इसके लिए आपको फजूल की मूवमेंट्स करनी पड़ेंगी, और मूवमेंट इन इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट वर्दी, क्योंकि आप हर मूवमेंट पे रिस्क बढ़ा देते हो, ठीक है। और जितनी मूवमेंट करोगे रिस्क एक्सपोनेंशियल होता जाएगा। फिर आपको दुख हो रहा होगा, यार वो लिया हुआ तो वो कहाँ चला गया, जिस पे आया वो नीचे चला गया, ये नीचे उठाया तो वो ऊपर चला गया, तो ये चलता ही रहता है। जो आपको डिसाइड किया है दैट्स इट, स्टक विद दैट। अब आ जाते हैं 10 लाख से 30,000 निकाल सकते हैं, नॉन क्या कह सकते हैं उसको कि अनरियलाइज्ड किस्म की आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये मोस्ट लाइकली हमारे, मुझे पता है जब इंसान पहली बार चीज़ों में आता है तो उसको ऐसा ही लग रहा होता है कि शायद वो जो है ना वो कौन सा गाना वो था, ड्रामा दानिश वाली दुनिया होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यस, आप 30,000 रुपये सालाना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसमें कैपिटल ग्रोथ अगर मज़ीद आप एक्स्ट्रा डाल दें तो आप सालाना तकरीबन 3 लाख तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन 30,000 रुपये महीना कराना और हर महीने लेना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये तो इवन बैंक भी शायद ना दे आपको, तो ये नॉन रियलिस्टिक चीज़ है। यस, आप ये कह सकते हो आज लगाया हुआ 5 साल बाद के हिसाब से अगर आप कन्वर्ट करो तो हो सकता है इतने बन जाएँ हर महीने के पीछे, लेकिन हर महीने ही मिलें ये मुश्किल है, ठीक है ना। ये नॉन रियलिस्टिक चीज़ है। नेक्स्ट इज़ अब्दुल रहमान जंजूरा, ठीक है ना। यार ऑफ टाइम के बाद भी परचेजिंग हो सकती है क्या? यस यस यस। अब ये थोड़ी सी डिटेल में चला जाएगा, बस यूँ समझें कि जो आप ट्रेड करते हो, आप रिटेल इन्वेस्टर हो, आपके लिए मार्केट खुलती है साल 9:30 बजे और बंद हो जाती है 3:30 बजे। मार्केट में जो ट्रेडिंग है ना वो 9 बजे शुरू हो जाती है, लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स करते हैं, वो आम आदमी नहीं कर सकता। और क्लोजिंग जो है वो गालिबन 5 के बाद भी चल रही होती है। और दूसरा ये भी होता है कि अगर आप स्टॉक ब्रोकर के मतलब स्टॉक मार्केट को बाईपास करके भी शेयर ख़रीद और बेच सकते हो, ठीक है। आप जो जहाँ पे शेयर्स पड़े हुए होते हैं ना CDC के पास, आप वहाँ पे जाते हो, क्यों डायरेक्टली जो है ना वो इशू कर देते हो। मिसाल के तौर पे मेरे पास शेयर पड़े हैं 5,000 जो है ना HBL के, मैं चाहता हूँ दूसरे बंदे को डायरेक्टली दे दूँ अपनी मर्ज़ी के रेट के ऊपर। अब इसमें क्योंकि स्टॉक मार्केट और बिडिंग सारी बाईपास हो जाती है तो इसमें अपनी मर्ज़ी का रेट भी मिलता है, लेकिन ये हर बंदे के लिए नहीं होता। और 5,000 तो ऐसे ही बोल दिया मैंने,
ये मतलब 5 अरब वाली कहानी होती है, छोटे बंदे के लिए नहीं है। हमारे लिए वही टाइम है 9:30 से लेकर 3:30 तक, ठीक है ना। मतलब 2 हाथियों का जो जा रही है ना, उनकी पीठ पे चढ़ के फ़ायदा ले लो। समुंदर में जो है ना, आप वेल्स के साथ नहीं खेल सकते। सर मेरे पास ATRL, LPP सिस्टम, BOP, बैंक ऑफ पंजाब, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है इन्होंने। लॉस बहुत ज़्यादा है भाई, इतने रखे क्यों हैं पहला तो ये बताओ। 5 से ज़्यादा रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। 5 भी ऐसे कि हर डिफरेंट सेक्टर का हो, ठीक है ना। कुछ आपने ऑटोमोबाइल के रख लिए, कुछ आपने ब्लू चिप के रख लिए, कुछ आपने बैंकिंग के रख लिए। इतने ज़्यादा रखने का फ़ायदा होता नहीं है। और यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, लॉस नहीं होता, दैट्स अनरियलाइज लॉस, ठीक है ना। बेचोगे तो लॉस होगा, बेच क्यों रहे हो? आपको लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? लॉन्ग नहीं सोचना। अगर अभी देखो तो हर महीने आप SIP करते जाओ, मजीद ऐड करते जाओ, डिस्काउंट में मिल रहा है ना आपको, एवरेज हो रहा है। फिर मार्केट जैसे ही एक्सटर्नल फैक्टर जैसे ईरान वाला हटता है, तो मार्केट जब बूस्ट मारेगी तो आप यही देखेंगे, जो आपको हाई लॉस दिख रहा है फिर आप बैठ के देख रहे होंगे यार इतना प्रॉफिट है, ठीक है। तो अच्छा, नेक्स्ट इज़ के डॉक्टर साहब मेरे पोर्टफोलियो में 6 शेयर हैं, और इसमें मारी, ALTN, BBFL, SSGC। यार SSGC तो फ़ायदा नहीं है, मेरे ख्याल से फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा कोई सीजनल स्टॉक है, और दूसरा ये कि गवर्नमेंट के इस वक्त हर वक्त गवर्नमेंट में जो है ना वो लाइन लॉसेस बहुत होते हैं, वो लोग बिल नहीं देते, ये नहीं देते, तो इनकी रिकवरी होती ही नहीं है, ठीक है। यह सम टाइम उठता है तो फिर बहुत ही ऊपर चला जाता है, लेकिन ये मेरे ख्याल से जितना हाई रिस्क वाला स्टॉक मेरे लिए वर्थ इट नहीं है। खैर, जो भी हो 5 रखना, इसमें मैं कुछ नहीं कहता, ठीक है ना। नेक्स्ट इज, कैन यू प्लीज सजेस्ट एन एग्रेसिव स्टॉक विद हाई रिस्क एंड रिटर्न रेशियो। अब ये एग्रेसिव रिस्क जो होता है ना, हर बंदा नहीं देता, ठीक है। और अगर मैं दूंगा भी तो वो मेरी अपनी रिसर्च होगी, तो आई एम नॉट गोना डू दैट। उसका रीज़न ये कि अगर तो प्रॉफिट हुआ तो ना तो आप मुझे अपने प्रॉफिट में से हिस्सा दोगे, ठीक है, और अगर लॉस हुआ तो आप बुरा वाला ज़रूर कहोगे, तो इसमें मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। गो फाइंड इट फॉर यू सेल्फ, और स्टार्टिंग में बिल्कुल पैसे नहीं लगाना। पहले सिर्फ ऑब्जर्व करना कि जो आप एग्रेसिव रिस्क ले रहे थे वो रिस्क आपको रिटर्न क्या दे रहा है, ठीक है। और 2-3 साल तक देखते रहो, उसके बाद फिर करने की सोचना। स्टार्टिंग में ऐसी मस्तियाँ नहीं करते होते, सही है। शुड वी इन्वेस्ट इन ब्लू चिप और शुड वी वेट 3 to 4 weeks? वाई वेटिंग, ठीक है। राइट टाइम टू इन्वेस्ट इज राइट नाउ, द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वाज येस्टरडे, ठीक है। सिंपल रूल है, जो अच्छा टाइम था वो गुजर गया, जो अच्छा टाइम है वो अभी है, ठीक है। और जब एवरेज आउट करते रहो, तो पॉइंट इज, मिसाल मैं अमूमन देता हूँ यार आरिफ हबीब वाले को, मुझे मिसाल के तौर पे जी स्टॉक मार्केट को पता है नीचे जा रही, तो आरिफ हबीब अपनी कंपनी से शेयर बेच देगा अपने? नहीं बेचेगा ना, ठीक है। अब यही मिसाल है, जो क्या बोलूँ आपको मैं, हब को 60 रुपये का मिलता था, सही है। अब जिनके पास पड़े हुए हैं, मेरे 2-3 दोस्त हैं इनके पास हब को 60 रुपये का पड़ा हुआ है, तो उनको क्या मतलब 60 रुपये से जब उनको 3 साल के अंदर वो 200 पे आ गया, वो 240 से 210 पे जाएगा, तो वो बेच देंगे? नहीं बेचेंगे यार। आपका ये जो अप एंड डाउन का पीरियड है ना, 2-3 साल का है, पर देखिएगा जब मार्केट वो इस लेवल को निकल के ऊपर चली जाती है ना, फिर आप सोचोगे भी नहीं कोई बेचने का, बोलोगे हाँ पड़ा हुआ अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग के लिए सोचना, लेकिन ऐसी कंपनी सोचना जो कि लॉन्ग के लिए फिर रहे भी, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो है ना वो बरसाती हो कंपनी आए और गायब हो जाए, ठीक है। तो ऐसी इंडस्ट्री में डालना जो कि इंडस्ट्री चलती रहे, आपको पता हो 10 साल बाद भी चल रही हो। फर्टिलाइज़र है, लोगों ने किसानों ने जो है वो बनाना ही बनाना है, फर्टिलाइज़र चलता ही रहता है, इसीलिए फर्टिलाइज़र ब्लू चिप्स में उमूमन आप देखोगे, ठीक है ना। कुछ भी वो लोगों ने किसान में खाद तो डालनी ही डालनी है, ठीक है। अब इवन पेट्रोलियम भी ब्लू चिप कंसिडर किया जाता था, लेकिन जब से EV वाली मार्केट आई है तो पेट्रोलियम भी थोड़ा हिल डगमगा गया है, तो वाइडियस चल जाता है, हो जाता है, ठीक है। ऑब्जर्व करके माइंड लगा के फिर करना ये चीज़। नेक्स्ट इज़ के प्लीज़ एक्सप्लेन कंपाउंडिंग इन PSX टर्म्स। सिंपल, कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है कि आपने जो पैसे लगाए वो भूल गए कि वो आपके हैं। जो मैं हमेशा से बात समझाता हूँ कि आपके नॉर्मल अकाउंट से, करंट अकाउंट से निकले सेविंग में या इमरजेंसी फंड में गए, और इमरजेंसी से जब निकल गया वो पैसा आपका नहीं है, अब वो 10 साल बाद वाले उम्र का है, सही है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है कि आपने कंपनी का जो शेयर रखा वो रखा, वो उसको बेचा नहीं कभी भी। कंपनी ने जो डिविडेंड दिया डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में भी डाला ना, तो वो भी आपने दोबारा उठा के अंदर डाल दी, दैट्स कॉल्ड कंपाउंडिंग, ठीक है। और इट्स कॉल्ड द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, सही है। और ये कंपाउंडिंग का जो रियल मायनों में फ़ायदा नज़र आना स्टार्ट होता है ना, वो बहुत लेट होता है, 5-6 साल के बाद। और जब फिर आना शुरू होता है ना, तो फिर आप बोलते हो यार मज़ा आ गया, सही है। प्लीज़ मेक अ वीडियो हाउ टू रिसर्च एंड रीड अ कंपनी रिपोर्ट। यार दिस इज़
अ थिंग विच आई एम स्टिल लर्निंग एंड एवरीबडी, मतलब जिसके पास रिसर्च है दैट कैन अर्न मनी। ठीक है, क्योंकि आजकल के दौर में इंफॉर्मेशन इज़ द मनी। ठीक है, और कोई भी फ्री में नहीं देता। ठीक है, जो आपको चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आई थिंक बिगनर लेवल पे ये करने की ज़रूरत है। अगर आप ब्लू चिप की तरफ जा रहे हो तो डोंट नीड टू डू एनी सॉर्ट ऑफ मेजर एक्सटेंसिव रिसर्च। ब्लू चिप उठाओ, खामोशी से सो जाओ, 2-3 ब्लू चिप रखो अपने स्टॉक में, अल्टीमेटली वो ऊपर ही जाते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सोचने रिसर्च करने का काम, ये वो काम वो सारे वो खुद कर रहे होते हैं, वो बेहतरीन माइंड बैठे हुए हैं, तो आई ट्रस्ट देम ओवर मी। ब्रदर, क्या हम इमरजेंसी फ़ंड बना के 6 महीने का हम उसे सेविंग अकाउंट में या कुछ और ऐसे म्यूचुअल फंड में रख सकते? नहीं 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 नहीं, इमरजेंसी फंड इज शुड नॉट बी द म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड भी नीचे जाते हैं भाई। इमरजेंसी फंड इज़ लाइक कि आपके पास अगर आज मुझे ज़रूरत है, मुझे घर पे इमरजेंसी आई है, मेडिकल इमरजेंसी, मुझे पैसा चाहिए, मुझे मांगना ना पड़े किसी से। ठीक है, और मैं क्या करता होता हूँ, जिस सेविंग का जो मैंने अकाउंट रखा वो एप्लीकेशन ही आमतौर पर मैं डिलीट कर दी। सही है, तो क्या कि ना वो मुझे बार बार दिखेंगे ना मैं वो यूज़ करूँगा। ठीक है, जब मुझे ज़रूरत पड़ गई, एप्लीकेशन डाउनलोड की, उसमें लॉगिन किया और पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, और दैट्स द ओनली थिंग यू शुड डू इट। अदर देन दैट बाकी तो थोड़े बहुत, अगर वो 5% भी दे रहे हैं तो दैट्स इनफ। ठीक है ना, सेविंग अकाउंट जो भी दे दे आपको, उसमें अगर आप लोगों को इस्लामिक का प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट वाला, तो आप इस्लामिक अकाउंट खुलवा लीजिएगा। नेक्स्ट इज़, हम जो इमरजेंसी फंड वाली बात हो गई, अब बिगनर और क्या हम सहूलत अकाउंट, यस यस यस, अब सहूलत अकाउंट इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर द एवरी वन, क्योंकि इसमें 30 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर दी है। तो अगर बहुत ही ज़्यादा कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं है तो मेरे ख्याल से 30 लाख का एक अच्छा मार्क है। जब तक आप चीज़ें सीख भी लोगे फिर आपको समझ में आ जाएंगी, तो अल्टीमेटली अगर आप चाहो तो नॉर्मल अकाउंट भी बाद में बनवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज अब बिगनर, क्या सहूलत अकाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी होगा? ये फिर सवाल सेम सवाल है। सजेस्ट 3 to 4 स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म, गो टू माई वेबसाइट, सर्च फॉर ब्लू चिप, उसमें मैंने बताया मैं ब्लू चिप्स कौन कौन से। कह रहा है NICOP नहीं है, दैट्स वाई कैन नॉट अकाउंट द अकाउंट। NIC नहीं है, अच्छा। और अगर आप नहीं ले सकते NIC तो अपने किसी बड़े भाई के खुलवा लो, या दूसरा होता है गार्डियन अकाउंट होता है, वो मेरी वेबसाइट पे जाइएगा देख लीजिएगा गार्डियन अकाउंट कैसे खुलता है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई हैव सीन मैनी ऑफ योर वीडियोज़, फाउंड वेरी सूटेबल एंड इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच। व्हेन विल यू रिस्पॉन्स? इंशाल्लाह कल तक आ जाएगी वीडियो। हाउ मैनी अकाउंट शुड अ पर्सन हैव? ब्रोकर, CDC, भाई आपने कुछ नहीं करना है इसमें, आपने एक अकाउंट खोलना है ब्रोकर के साथ, बाकी वो खुद उसका हेडेक है, वो हेड डील करे। 4 अकाउंट खुला है, 5 खुला है। ठीक है, और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए चाहते हो तो वो CDC का एक अकाउंट होता है, इन्वेस्टर अकाउंट, लेकिन वो भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, तब करोड़ से ऊपर हो, फिर सोचिएगा। ठीक है, एक्चुअल वे टू डू आ स्पॉट ट्रेडिंग, नहीं करनी स्पॉट ट्रेडिंग, नो ट्रेडिंग। ट्रेडिंग है तो फिर ट्रेडिंग जो है ना, मैं भी सिखाऊंगा तो मैं पैसे लूँगा। जो चीज़ रिकमेंड नहीं करता उसमें रिस्क बहुत होता है। ठीक है, और भाई मुझे स्टॉक का नहीं भेज, क्या है, स्टॉक का ABC भी नहीं आती। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं क्या कह रहा है, एट सॉरी, M शायान साहब। ठीक है, मैं अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा, आपको पूरी जो बातें मैंने समझाई है तो होपफुली आपको काफ़ी हद तक आइडिया होगा कि करना क्या है। ठीक है ना, ये मेरे ख्याल से आपका आंसर पहले ही हो गया। हाई, प्लीज सेंड योर व्हाट्सएप नंबर। ओनली वे टू वे कम्युनिकेशन ऑन अ प्राइवेट चैनल, यानी कि मुझसे जो आप और मैं 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इज़ करंटली ऑन फेसबुक एंड ईमेल, अदर देन दैट नो। ठीक है, मैंने महाना इस्लामिक ETF में डाले हैं, 200 यूनिट्स बाई किए हैं, मुझे कम से कम डिविडेंड कितना मिलेगा? यार ये तो मैंने उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ETF का क्या हिसाब किताब कर रहा है। मैं इस ETF को इतना वो भी नहीं करता, मतलब फॉलो ही नहीं करता, तो मुझे आइडिया नहीं है, खुद करना पड़ेगा आपको, सॉरी। आई एम न्यू टू ट्रेडिंग, आई वॉच योर वीडियो ऑन ये ट्रेडिंग क्यों, वाई आर यू ट्रेडिंग? ठीक है, ट्रेडिंग विल ओनली गिव यू हेड एक, नथिंग एल्स। ठीक है, और द ट्रेडिंग में ज़्यादा प्रॉफिट जो कमाता है ना वो ब्रोकर ही कमा रहा होता है, लॉन्ग टर्म में ही फ़ायदा होता है सही मायनों में। देखो मैं मिसाल देता हूँ ना यार, मैं आपको ट्रेडिंग वाली मिसाल देता हूँ। जब मैं नया नया आया ना तो मुझे सबने कहा ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, अब उन दिनों बड़ा मजे का मिज़ान का बैंक बड़ा चला करता था, 70 से लेके 90 तक ये यूं ही घूमता रहता था। उठाते थे 70-80 पे, 90 पे जाके बेच देते थे, 70-80 पे उठाते थे, 90 पे बेच देते थे। मैंने भी यही किया, और मेरे पास अच्छा खासा पड़ा हुआ था। मेरे दोस्त ने कहा कि यार तू कब से लेके बैठा हुआ है, तू इसको ट्रेड करता देख कितना प्रॉफिट हो जाता। मैंने कहा, मैंने हिसाब लगाया यार, बोल तो सही रहा है। ठीक है, मैंने जो अपना सोच के आया था प्लान, वो मैंने चेंज किया, और मैंने 92 पे गालिबन यहाँ 100 के करीब बेच दिया था, मुझे याद है। आज जो 400-450 तक टच कर चुका है। तो अगर मैं ट्रेडिंग का भी ओवरऑल निकालूँ तो तब भी मुझे लॉन्ग में ज़्यादा फ़ायदा था। तो दैट्स वाई से कि लॉन्ग में चीज़ होती रहती है, आपको पता नहीं होता कब उठेगी अचानक से। ठीक है ना। FFC के डिविडेंड नहीं आया अभी तक, RDA अकाउंट है। देखो डिविडेंड को मैंने बताया कि समटाइम 3 महीने 4 महीने
आपने ये देखना है कि जो जिस अकाउंट के लिए आप टाइटल हुए हुए हो, ठीक है, उस अकाउंट की डिपॉजिट होने की नोटिफिकेशन आ गया या नहीं आ गया। अगर आ गया और आपका नहीं आया फिर प्रॉब्लम है, वरना अमूमन ये अकाउंट आते हैं 3-3 6-6 महीने भी लगा देते हैं। ठीक है, अकाउंट में मसला आ रहा है, पता नहीं क्या डिस्क्रिपेंसी है। ईमेल जवाब नहीं, भाईजान नहीं देते भाई। आप, मैं आपको बताया स्टॉक ब्रोकर जो होता है ना उसके नखरे इतने होते हैं। मैं जब खुलवाने गया था उन दिनों तो मेरे ख्याल से 2 लाख भी नहीं थे इन्वेस्टर जब मैंने स्टार्ट किया था। उस पर भी मुझे वो लिफ्ट नहीं करा रहे थे। अब तो हर बंदा भाग रहा है इन्वेस्टिंग की तरफ। तो आपको क्या लगता है कि कैसे लिफ्ट कराएं वो? सही है। तो ये आज के रिस्पॉन्सेज हैं जो मैंने सारे एक्यूमुलेट किए थे और उनको आंसर कर दिया है। और जो पिछले हफ्ते वाले हैं, आई एम सॉरी, वो लोग जो हैं, माजरत, उसको भी मैं कोशिश करूँगा इसी वीडियो के अंदर कहीं एम्बेड करवा दूँ। वरना अगर ये अकेली वीडियो अपलोड होती है तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई 45 मोस्टली रिस्पॉन्सेज हैं जो कि आज मुझे मिले थे और मैंने आपको आंसर कर दिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लेंथी हो चुकी है और जो लोग अभी तक रुके हुए हैं, सीरियसली हैट्स ऑफ टू यू। ठीक है ना? और दैट्स ऑल। दूसरा दुआ कर दीजिएगा मेरे लिए यार। अल्लाह हाफ़िज़।